हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो हर बार से यूपी टेट एंड सी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, ये क्लास पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है, यानी कि प्राइमरी जूनियर दोनों के लिए है। ओके, चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि कौन वर्ण घोष नहीं इसमें। बताइए इसमें घोष कौन सा नहीं है। अघोष और घोष होते हैं ना, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए, अघोष को कैसे याद किया जाता है और घोष को कैसे याद किया जाता है ये आपको बता दे रहा हूँ। अघोष होते हैं आपके पहले और दूसरे वर्ण, ठीक है ना। और इसमें तीनों सा हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपके अघोष होते हैं, पहला वर्ण दूसरा वर्ण। एंड घोष जो आपके होते हैं वो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है, ठीक है ना। और बाकी सभी स्वर होते हैं और अंतःस व्यंजन यारा अलावा और हा भी होता है। तो ये आपके घोष होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है कौन सा नहीं है, तो छा आपका नहीं है क्योंकि ये दूसरे वर्ण में आता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। बताइए, ये जो ऋषि है स्वर नहीं है किस में। किस शब्द में री स्वर नहीं है। रिवाज में नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है, बताइए सब लोग। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है। और यूपी टेट का विज्ञापन बहुत ही जल्द अब जारी होगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आज दोपहर वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। तो किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है बताएंगे सब लोग। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनको अनुसार कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है किस शब्द में गुण संधि है, आपको बताना है। बताइए सब लोग, किस शब्द में गुण संधि है। तो यहाँ पे देखिए, भारतेंदु शब्द में गुण संधि है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत धन इंदु इसका संधि विग्रह होगा। अगला प्रश्न है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए सब लोग। 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे वृक्ष धन छाया हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए सब लोग। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। मूंछ, आंसू, अश्रु या ससुर। समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पे मूंछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूंछ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं क्या। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं क्या। पर्यायवाची, समानार्थक, विलोम शब्द या एकार्थक। 37 का जवाब दीजिए। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है रंग, जाति, अक्षर या आकाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी टेट के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है क्या, आकाश नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वर्ण का अर्थ आकाश नहीं होता है। बाकी अक्षर, जाति, रंग ये वर्ण के अर्थ होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची इसमें नहीं है, बताएंगे सब लोग। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। जलज, मनसिज, अंबुज या पंकज। कमल का पर्यायवाची नहीं है कौन सा।
सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो कमल का पर्यायवाची इसमें डियर आपका नहीं है, मनसिज नहीं है, बाकी जलज, अंबुज, पंकज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा क्या? मनन, मनवा, बेस्यान या अन्य मनस्क। बताइए, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा क्या? वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना सभी लोग। तो जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द होगा अन्य मनस्क। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति में वाथार्थ प्रकट होता है या लक्षार्थ प्रकट होता है या व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है? तो क्या प्रकट होता है बताइए अभिधा शब्द शक्ति में? सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। बाकी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम से नाम से एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जितनी भी क्लासेस हो गई हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति में जो है वाच्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुणदोष आदि या दिशाएं आदि या आभूषण आदि। बताइए, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आदि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है क्या? काली, मदन या पतलून या खेलने। बताइए, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है। तो यहाँ पे काली आपका विशेषण है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहाँ मोहन के डॉट डॉट कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान का प्रयुक्त होगा। यहाँ पे क्या आएगा? या आएगा या अलावा आएगा या और आएगा या अथवा आएगा। बताइए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए सब लोग। 44 का जवाब देंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ जो है मोहन के अलावा कोई नहीं था, तो यहाँ पे अलावा आएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण या विस्मय बोधक अव्यय। तो बताइए, ये तक है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण या संबंध बोधक अव्यय या विस्मय बोधक अव्यय? तो यहाँ पे 45 का जितने भी लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, को और के लिए किस कारक के लिए चिन्ह है? संप्रदान, अपादान, करण या संपोधन। सभी कारक के चिन्ह आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? बताइए सब लोग। संप्रदान का, ठीक है ना, संप्रदान कारक का, ठीक है। करण का क्या होता है बताइए? से होता है, ठीक है ना। संबोधन का क्या होता है? संबोधन का बताइए क्या होता है? बहुत अच्छे, हे, हो, अरे, ये सब आपके संबोधन के चिन्ह हैं। अपादान का क्या होता है? अपादान का से यहाँ पे भी है, करण पे भी और यहाँ पे भी, बट अपादान में क्या होता है? अलगाव की बात की जाती है। तो जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे अलगाव की बात की जा रही है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य के, शब्द के, रचना के या अर्थ के? तो उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो उद्देश्य और विधेय जो हैं किसके अंग हैं? ये वाक्य के अंग हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है क्या? छक्के, तेंदुलकर या ओवर या 5? तो यहाँ पे तेंदुलकर आपका उद्देश्य है वाक्य में, ठीक है ना। ऑप्शन बी। विराम चिन्ह ये जो है इसका नाम क्या है? ये किसका चिन्ह है बताइए? अर्ध विराम का, अल्प विराम का या विराम का या हंस पद का? बताइए किसका चिन्ह है ये? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जैसे हंस पद की बात करें तो हंस पद का चिन्ह कौन सा होता है? ये होता है। विराम तो
विराम ही होता है, अल्प विराम का ये होता है, तो ये बचा आपका अर्ध विराम का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विराम चिन्ह से मैं बता दूँ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, तो सभी विराम चिन्ह आप याद कर लीजिए कौन किसका चिन्ह है। ठीक है, और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये सब टॉपिक वाइज में पढ़ाऊँगा। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया ना कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का, निर्देशक का, या कोष्टक का, या उपविराम का। तो कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये कोष्टक 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। ठीक है, एक मंझला कोष्टक हो जाएगा। ऑप्शन सी, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है क्या, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला न समाना, अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है क्या, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है क्या, पाला पड़ना, बरस पड़ना, रोड़ा अटकाना, दांतों में जीभ होना। बताएंगे सब लोग, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, रोड़ा अटकाना होता है। क्या होता है, रोड़ा अटकाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ होता है क्या, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना। तो अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे ही हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा क्या, कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के जो है चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, या जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त जो आपका शब्द होगा क्या होगा, कि एक ही थैली के जो है चट्टे बट्टे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, राजपत्र में, सूचना पट्ट में, या समाचार पत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, बताएंगे सभी लोग, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, तो राजपत्र में होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करना, निर्माण कार्य करवाना, या उपरोक्त सभी। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। चलिए, तो निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है, सामान की आपूर्ति करवाना भी होता है, सामान की नीलामी करना भी होता है, निर्माण कार्य करवाना भी होता है, उपरोक्त सभी होते हैं निविदा सूचना का उद्देश्य। ठीक है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजे जाने वाला जो है शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है क्या, परिपत्र, अधिसूचना, विज्ञापन या आवेदन। क्या कहलाता है बताइए सब लोग, वो परिपत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, परिपत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश है, इसको पढ़कर उत्तर देना है। आपके एग्जाम में गद्यांश ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, 5 प्रश्न जरूर पूछेंगे। और करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको जो है प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है ना, गद्यांश कभी भी आपको पेपर में दिख जाए, ठीक है ना, सबसे पहले तो इसे लास्ट में आप लोग करिए। जैसे 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 25 क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर लास्ट में आप गद्यांश को करना है और अच्छे से पढ़ के करना, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके गद्यांश में ही रहते हैं। जैसे 5 क्वेश्चन पूछा तो 3 क्वेश्चन तो आपको वहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे गद्यांश से उसके उत्तर, बाकी 2 क्वेश्चन ग्रामर का बना देता है, रहेगा शब्द आपका उसी गद्यांश से ही रहेगा, बट वहाँ पे व्याकरण बना देता है। समानार्थी पूछ लेगा, विलोम पूछ लेगा, कौन सा नहीं है इसका अर्थ, ये ऐसे पूछ लेता है। ओके, जैसे यहाँ पे इस गद्यांश का शीर्षक होगा, जब इस गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक समझ में आएगा। तो इसका जो शीर्षक है संगति होना, इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, रिवीजन भी कर लेना। तो इस गद्यांश का शीर्षक है संगति। कुसंग का अर्थ क्या होता है, कुसंग का, तो कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगति। ठीक है, इसमें गद्यांश में आपको इसका उत्तर मिलेगा। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है, तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव संगति का भाव, तो सारे के सारे उत्तर आपको 3 के तीनों मिल जाते हैं आपको गद्यांश में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है
हिंदी लैंग्वेज की क्लास ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेवल के लिए थी। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम की अपडेट आएँ, क्लासेस आएँ, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। 30 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं अपना स्कोर ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।